Good morning, all. Today we will start our chapter 1 of geography, that is resource and development. I hope you all are fine and enjoying your studies and also preparing for the S7 exams. It is very important, very easy and very interesting chapter. You are very much familiar with this chapter as you have read earlier in your 8th class. Do you remember? Okay, let us start. What is resource? Resource क्या होता है बेटा? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as a resource. हमारे आसपास जो भी चीजें अवेलेबल हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हैं और जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल है, मतलब टेक्निकली हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इकोनॉमिकली वो हमारी पहुंच में है, वो इजिली अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और कल्चरली एक्सेप्टेबल हैं, तो वो सारी चीज़ें बेटा हमारी कहलाती हैं रिसोर्स। या कल्चरली एक्सेप्टेबल से आपका क्या मतलब है कि सपोज कि कहीं पर एक मस्जिद और हम उस मस्जिद को तोड़कर एक स्कूल या गार्डन बनाना चाहते हैं, तो डू यू थिंक सो वी कैन डू इट? नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी कल्चर के साथ छेड़छाड़ होगी, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स वो कल्चरली भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल हो, तो वो चीजें हमारी क्या कहलाती हैं? रिसोर्स कहलाती हैं। क्लियर है? इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development। इंसान शुरू से ही नेचर के साथ लगातार जुड़ा हुआ है, लगातार प्रयोग करता आ रहा है, लगातार इंटरेक्ट करता है अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अपने आर्थिक विकास के लिए। हम फिजिकल नेचर से इंटरेक्ट करते हैं, हम टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं और हम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। Now next topic is classification of the resources। resources कौन कौन सी तरह के होते हैं? Broadly says resources can be of two types, natural and human resource। resources दो तरह के होते हैं, natural resource and human resource। as their name suggest, natural वो resource जो nature से available हैं, जो nature से हमें मिलते हैं, जिनको हम बना नहीं सकते, these are natural resource। for example plants, आप पेड़ को बना नहीं सकते, वो nature से available है। हवा को आप बना नहीं सकते, मिट्टी को आप बना नहीं सकते, these are natural resource। और human resource क्या है? हम structures and institutions, schools, hospitals, research centers, एरोप्लेन, ये एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, वो सभी जगह जहां पर हम कुछ ना कुछ नया प्रयोग करते हैं। देन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, हमारी खुद की एफिशिएंसी, ये ह्यूमन रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में कॉन्टिन्यूस, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल के अंदर नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल के अंदर रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, डिफरेंट बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं रिसोर्सेज का बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, बायोटिक एंड अबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, फोर टाइप्स, community, individual, national and international। on the basis of status of development, potential, actual, stock, reserve। we will read more about this in our next slides। on the basis of availability, on the basis of origin, जहां से वो मिलते हैं रिसोर्सेज, उस बेस पे हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं टू पार्ट्स में, बायोटिक एंड अबायोटिक, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स।
अब बायोटिक क्या है बेटा? जिनमें लाइफ होती है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, ये हमारे एग्जाम्पल हैं बायोटिक के। और अबायोटिक लैंड, वाटर, सोयल, एयर, लाइट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स और अबायोटिक। On the basis of origin, biotic resources obtained from biosphere, जो बायोस्फीयर से मिलते हैं वो बायोटिक हैं। बायोटिक रिसोर्सेज हैव लाइफ, एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा एंड फोना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा। 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है बेटा ये। अबायोटिक कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, इनमें लाइफ नहीं होती, वो हमारे अबायोटिक रिसोर्सेज हैं। एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स, मिनरल्स, land, air, or examples of abiotic resources. On the basis of exhaustibility, दो तरह के होते हैं, renewable and non renewable। तो renewable कौन से होते हैं? जो हमें बार बार रीन्यू होते रहते हैं, जो हमें बार बार अवेलेबल होते रहते हैं। नॉन रीन्यूएबल जो हमें बार बार अवेलेबल नहीं होंगे और एक बार इस्तेमाल करने के बाद बेटा वो खत्म हो जाएंगे, वो हमें इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल, सनलाइट रेगुलर मिलती है, सोलर एनर्जी। एयर, जब से अर्थ बनी है तब से एयर अवेलेबल है। वाटर, जब से अर्थ बनी है तब से अर्थ के ऊपर पानी उतना ही है जितना तब था जब अर्थ बनी थी, 4.6 बिलियन ईयर्स पहले। ठीक है। सन रेज, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइडल एंड थर्मल, सॉरी ये टाइडल एनर्जी। समुद्र में लहरें लगातार उठती ही रहती हैं और ये हमें अवेलेबल हैं, लगातार अवेलेबल। ठीक है। Renewable resources are renewable or replenishable resource which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process. For example, solar and wind energy, water, forest and wildlife, etc. Renewable resources may further be divided into continuous or flow resources. For example, wind and water. Renewable or replenishable resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical, mechanical process. Renewable जो है वो लगातार reproduce होती हैं, renew होती रहती हैं. For example, sun rays, wind energy, water, forest and wildlife. जंगल भी लगातार ग्रो करते रहते हैं. Renewable resources may further be divided into continuous or flow resources. For example, wind and water. अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं बेटा? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर फॉर्म्ड ओवर ए सब्सटेंशियली लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम. फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स. अब इनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है और इसलिए अपने लाइफ साइकिल के अंदर हम ये दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, हासिल नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें नॉन रिन्यूएबल कहते हैं. These can be subdivided into recyclable resources, example metal, and non-recyclable resources, example fossil fuels, which cannot be recycled and get exhausted with their uses. Next बेटा, on the basis of ownership. Ownership के बेस पे अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. इंडिविजुअल, कम्युनिटी बेस्ड, national and international. Individual resources are resources that are owned privately by individuals. Okay. Land owned by farmers, allotted by the government. Clear? Plantation, pasture lands, ponds, watering wells owned by individuals. Plots, houses and other property used owned by people in the city. Community resources. Community resources are resources accessible to all the members of a community. For example,
villages, common grazing ground, burial grounds, ponds, etc. Public parks, picnic spots and playgrounds in the urban area. क्लियर है? ये हमारे हो गए कम्युनिटी बेस्ड. नेक्स्ट है national resources. All the resources that belong to a nation, example roads, canals, railways, etc. Minerals, water resources, forest, wildlife, etc. Land within the political boundaries, territorial, the term territorial water refers to the oceanic area and अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, यानी कि समुद्र में 20 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो हमारी बाउंड्री के अंदर ही आता है. द कंट्री हैज लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड्स. अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड. क्लियर है? नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक नेशन से बिलोंग करते हैं, जैसे सड़कें, नहरें, रेलवेज, एयरवेज, और मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, टेरिटरीज, टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज विद इन द कंट्री. ठीक है? तो ये सारे हमारे नेचुरल रिसोर्स होते हैं जिनके ऊपर पूरे देश का अधिकार होता है. नदियों का पानी पूरा देश इस्तेमाल करता है, रेलवे का इस्तेमाल पूरा देश करता है, सड़कें पूरा देश इस्तेमाल करता है. तो ये नेशनल रिसोर्स हैं, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास ये नहीं है. इंटरनेशनल रिसोर्सेज. इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा? आर रेगुलेटेड बाय सर्टेन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. These include the oceanic resources beyond 200 km of the exclusive economic zone, which belong to open ocean, and no individual country can utilize these without the consent of international institutions. International resources वो resources होते हैं जिनके ऊपर पूरी दुनिया का अधिकार है. फॉर एग्जाम्पल, किसी भी ओशन के अंदर 200 किलोमीटर के बाद का जो जोन है उसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, और जो ओपन एरिया के अंदर है तो किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री का उसके ऊपर राइट नहीं होगा क्योंकि उसकी बाउंड्री से वो बाहर है. India had to obtain the right to mine manganese nodules from the bed of the Indian Ocean from an area which lies beyond the exclusive economic zone. भारत को अपने मैग्नीज जो कि इंडियन ओशन के अंदर हैं, हमारी बाउंड्रीज के बाहर हैं, उनको निकालने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की परमिशन लेनी पड़ेगी. ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. On the basis of development, resources can be classified into 4 parts. Potential resources are resources found in a region which have not been utilized. Examples: wind and solar energy, developmental potential in the states of Gujarat and Rajasthan. ठीक है, जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में लेकिन यूज नहीं हो रहे हैं. Developed resources are resources that have been surveyed and determined for utilization. सर्वे किया जा चुका है, पता लग चुका है कि कितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं, लेकिन अभी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी हमें पता है लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे. स्टॉक reserves refers to materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access these. Examples: स्टॉक वो मटेरियल है जो हमारे पास अवेलेबल है लेकिन अभी तक हमें उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई है. वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ 2 इनफ्लेमेबल गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, which could be used as a rich source of energy. If we had the required technical know-how,
Hence it can be considered as stock. Reserves क्या होते हैं? Reserves are the subset of the stock which are yet to be put into use with the help of existing technical know-how. वो स्टॉक हैं जो कि अभी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर. हमारे पास रिजर्व है लेकिन हम आने वाले समय में उनका इस्तेमाल करेंगे. प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय ह्यूमन. इंसान ने अपनी हरकतों से रिसोर्सेज को के लिए को डिस्क्रिमिनेट किया है, इसलिए हमारे आने वाले समय में हमें प्रॉब्लम आ सकती है. Many resources got depleted. For example, forest resources got accumulated in the hands of few people. The society is divided into rich and poor. Global warming, ozone layer depletion, environmental degradation are other problems. Then last beta, sustainable development. The economic development which does not damage the environment and at the same time takes care of the needs of the future generation is called sustainable development. जब हम चीज़ों का इस्तेमाल इस तरीके से करें कि आने वाले समय में वो इस्तेमाल की जा सकें, तो उसे हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट. रिसोर्स प्लानिंग इज द टेक्निक और स्किल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग क्या है? सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज. आइडेंटिफाई करना रिसोर्सेज कहाँ पर हैं, कितने हैं, कैसे उनको निकाला जाएगा. प्लानिंग ऑफ एक्सप्लोरेशन, डेवलप अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद सुटेबल टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप. फिर थर्ड है बेटा कि उनको इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि जिस एरिया में वो अवेलेबल हैं वहां पर डेवलपमेंट, और उसके बाद धीरे धीरे उस डेवलपमेंट का इफेक्ट पूरी कंट्री के ऊपर आए. इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग. रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है? ये 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है. इट इज नेसेसरी फॉर द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. सम रीजन्स ऑफ इंडिया आर रिच इन द सर्टेन रिसोर्सेज एंड पुअर इन सम अदर रिसोर्सेज. Rajasthan is poor in water resource but rich in the solar and wind energy. Some regions are self-sufficient while other regions are very poor in important resources. Madhya Pradesh is rich in many resources but Ladakh is poor in resources. Wastage of resources can be avoided by planning. Environmental pollution can be reduced. Over-exploitation of resources can be avoided. Resource conservation. Why it is important to conserve the resources? क्योंकि लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल हैं, एग्जॉस्टिबल हैं, आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हेल्प अस टू रिड्यूस वेस्टेज. जब हम कंजर्व करते हैं रिसोर्सेज को, उससे वेस्टेज कम हो जाती है और इससे हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस ज्यादा होती है. रिसोर्स कंजर्वेशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द रिसोर्सेज. अकॉर्डिंग टू गांधी जी, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड. प्रकृति ने हमें इतना दिया है कि हम सबकी जरूरतों को पूरा किया जा सके, लेकिन किसी के लालच को प्रकृति पूरा नहीं कर सकती. ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड द एक्सप्लॉयटिव nature of the modern technology are the root cause for the resource depletion. He was against mass production and wanted to replace it with production by masses. वो ये कहते थे कि प्रोडक्शन मास होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए. प्रोडक्शन मास के द्वारा, वो ज्यादा प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि प्रोडक्शन जो है वो मासेस के द्वारा, यानी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों को उसका फायदा मिले.